ओके चलिए शुरू कर लेते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर का ये नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन सीख लिए थे, जिसमें दो टाइप के रिएक्शन थे। एक जिनमें O और H के बीच का बॉन्ड टूटा था, दूसरा जिसमें C और O के बीच का बॉन्ड टूटा था। राइट, आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ याद होगा और आपने प्रॉपर से एक फ्रेम बना लिया है अपने नोटबुक में, ताकि आप उसको क्विक रिवीजन कर सको। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। राइट, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के बारे में। राइट, तो फिनॉल जो है बेसिकली दैट कंटेन OH ऑन द बेंजीन रिंग। राइट, तो विच टाइप ऑफ अ रिएक्शन विल बी गिवन बाय द फिनॉल। तो नॉर्मली सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग के ऊपर, राइट, बेंजीन रिंग जिसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। राइट, और क्या करेगा वो, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को निकालेगा। नॉर्मली यहाँ पे हर एक जगह पे एक एक हाइड्रोजन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिसको हम E+ लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल आके रिंग के ऊपर अटैक करेगा, H को बाहर निकालेगा और खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। राइट, तो फिनॉल विल गिव यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस टाइप के रिएक्शन देंगे फिनॉल? फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक है तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब यहाँ पे जो ऊपर OH है ना, उसके दो काम हैं। OH के दो काम है, एक वो रिंग को एक्टिव करेगा और दूसरा आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करेगा। तो OH यहाँ पे दो काम करेगा। जो OH ग्रुप है उसके दो रोल है यहाँ पे। उसका पहला रोल है टू एक्टिवेट द फिनाइल रिंग। कैसे एक्टिवेट करेगा? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। राइट, याद करो बच्चों, फिनॉल के अंदर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे थे, ऐसे कुछ आपने एसिडिक नेचर में ये किया था। राइट, सिस्टम रेजोनेंस के अंदर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में आता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पे आता है। राइट, मैं सारे स्ट्रक्चर अब ड्रॉ नहीं करूँगा। हाँ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए तो ये पोजीशन नेगेटिव हो जाएगा। राइट, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से अंदर आता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पोजीशन पे आएगा। फिर वापस आपका इलेक्ट्रॉन पेयर घूम के कहाँ आएगा? ऑर्थो में आएगा। राइट, तो अल्टीमेटली रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा। राइट, क्योंकि ऊपर जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला है और ये इलेक्ट्रोफाइल को वही चाहिए ना, रिंग के ऊपर जितना बने उतना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चाहिए, ताकि इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सके। तो ऊपर जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा? सबसे पहला काम करेगा वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, और दूसरा काम इट विल डायरेक्ट द ग्रुप। जो आने वाला ग्रुप है उसको डायरेक्ट करने का भी काम करेगा। कहाँ पे? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों ऐसा? क्योंकि आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आएगा? ऑर्थो आएगा, ऑर्थो से पैरा जाएगा, पैरा से ऑर्थो जाएगा, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाके अटैक करेगा, मेटा पे अटैक नहीं करेगा। राइट, ओके, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। राइट, चलिए अब वन बाय वन सारे रिएक्शन की बात करते हैं। भाई सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन प्रोसेस। चलो तो लेट अस सी क्या करना है हमें नाइट्रेशन में। तो पहला प्रोसेस जो हम करेंगे दैट इज नाइट्रेशन। चलिए सिंपल रिएक्शन है बच्चों। नॉर्मली आप नाइट्रेशन करने के लिए यूज़ करते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था। राइट, बेंजीन रिंग के लिए जो करते हो नाइट्रेशन में वही आपको यहाँ भी करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे? फिनॉल लेंगे, फिनॉल के अंदर हम डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सिंपल रिएक्शन है।
राइट। तो नाइट्रेशन प्रोसेस से NO2 ग्रुप आएगा, ऊपर जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो NO2 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे आएगा, एक बार पैरा पे आएगा, तो आपको मिलेगा ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल और दूसरा आपको मिलेगा पैरा पे नाइट्रोफिनॉल। तो एक मिला आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा मिलेगा आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल। राइट। अब ये ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को आप बहुत ही इजीली सेपरेट कर सकते हो बिकॉज दे हैव लार्ज डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। राइट। तो दिस टू प्रोडक्ट्स कैन बी सेपरेटेड by steam distillation, can be separated by, I hope you can see this color, can be separated by steam distillation. right? डिस्टिलेशन कब करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा हो। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना उसके अंदर इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। राइट। तो आप देखो ये आपका जो ऑर्थो है, राइट, इसमें अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। कैसे? तो ये आपका NO2 ग्रुप इस तरह से होता है, कैन आई लाइक दिस। तो ये H और ये N इसके बीच में अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंदर अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। N के साथ नहीं होगा, दिस विल बी विद वन ऑफ द ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को आप सिंगल बॉन्डेड रखोगे, दैट्स व्हाई इट इज मोर नेगेटिव ऑक्सीजन। राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा बट ये इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसको बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। राइट। क्योंकि जब आप बॉइलिंग करोगे ना तो आपको ये बॉन्ड थोड़ी तोड़ना है। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर ले जाना है। मॉलिक्यूल के अंदर अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़ने हैं, आपको दो मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को तोड़ के उनको दूर ले जाना है, तो लिक्विड गैस बन जाएगा। राइट। तो इसका अंदर इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो बॉइलिंग पॉइंट को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा। बट अगर आप इस कंपाउंड की बात करोगे ना तो इसमें क्या होगा देखो, तो ये आपका OH है और NO2 ग्रुप आपका सामने है इस तरह से। राइट। तो अब यहाँ पे ये दोनों तो बहुत दूर दूर है HNO, इसके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, पर होगा क्या, ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन भी दूसरे के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। राइट। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दैट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? हम इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो अगर आपको बॉइलिंग करना है तो आपको इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है अगर, तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मीन्स यू रिक्वायर हाई टेम्परेचर। राइट। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्थो कंपाउंड की बात करोगे तो ऑर्थो के अंदर क्या होगा? इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट। और यहाँ पे इंटरमोलेक्युलर होगा, बिटवीन द मॉलिक्यूल इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और उसकी वजह से क्या होगा? इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। राइट। तो आप जैसे ही डिस्टिलेशन करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपर बन जाएगा। तो डिस्टिलेशन जब करोगे तो ये जो आपका ऑर्थो वाला है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो पहले स्टीम के साथ निकल लेगा वेपर बन के, और ये लिक्विड का लिक्विड पड़ा रहेगा। अभी ये इजीली बॉईल नहीं होगा, इट हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों को आप अलग कर सकते हो बाय द मेथड ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। उसका रीज़न मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। रीज़न है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके। और यहाँ पे जब आप ये रिएक्शन करोगे ना, डोंट गो विद द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज कॉन्सेंट्रेट अगर लिया ना तो तीनों जगह पे एक साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो इसके बाद हम देखेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसमें का करेक्शन, यहाँ पे हम जाएंगे विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। राइट। हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया ना तो फिर एक साथ में तीनों जगह पे NO2 लग जाएगा, वो जस्ट अभी हम देखेंगे इसके बाद। राइट। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो एक ही बार NO2 ग्रुप आएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। चलो, आई होप दिस इज कंप्लीटेड। चलिए आगे लिखते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड लिया ना तो तीन जगह पे एक साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो फिनॉल विथ
concentrated nitric acid gives substitution. It gives substitution at both ortho and para position, both ortho as well as para position together to give picric acid. क्या देगा ये? पिक्रिक एसिड देने वाला है. चले देखते हैं क्या है ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये. तो ये आपका फिनॉल है. हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं अभी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ. बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, राइट. तो एक साथ दोनों ऑर्थो पोजीशन भर जाएंगे विथ नाइट्रो और पैरा भी भर जाएगा नाइट्रो से. तो एक साथ तीनों जगह पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. इसे हम IUPAC नेम कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड. और बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये NO2 ग्रुप जो है ना वो नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप है. और नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप हमेशा एसिडिटी बढ़ाता है. ये हमने एसिडिटी वाले पॉइंट में देखा था. तो क्योंकि यहाँ पे तीन नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप है तो यहाँ पे ये फिनॉल वाला जो भी कंपाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक रहेगा. ये H+ बहुत आसानी से डोनेट हो सकता है. तो ये पॉइंट हम मेंशन कर लेंगे. ड्यू टू 3- ग्रुप it is highly acidic and can donate H+ easily from OH group, राइट. OH ग्रुप का H+ बहुत इजीली ये डोनेट कर सकता है बिकॉज ये तीनों के तीनों -I ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपनी तरफ खींचेंगे तो ये H का जाना आसान हो जाएगा. ये मैंने आपको समझाया हुआ है सब कुछ, ठीक है. चलिए अब यहाँ पे ये जो आपका प्रोसेस है ना पिक्रिक एसिड बनाने का, इसका एक प्रॉब्लम है. इस रिएक्शन से आपको इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. रिएक्शन का यील्ड बहुत कम होगा. सो दिस रिएक्शन विल मेंशन वन थिंग हियर, दिस रिएक्शन विल हैव वेरी पुअर यील्ड. इतना ज़्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तो अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है दैट इज फर्स्ट वी विल मेक द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन with a concentrated sulfuric acid which gives you phenol 2,4-disulfonic acid. चलो तो अभी पिक्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, recent method. So we will make the reaction of phenol with a concentrated sulfuric acid. इससे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, एक बार ऑर्थो पे इंट्रोड्यूस होगा, एक बार पैरा पे इंट्रोड्यूस होगा. इसे हम कहेंगे फिनॉल जिसके पास 2,4 के ऊपर 2 बार सल्फोनिक एसिड ग्रुप है. सो इट इज फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड. दिस इज सल्फोनिक एसिड. फिनॉल जिसके 2 और 4 के ऊपर 2 बार सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, राइट. पहले आपको ये स्टेप करना है और इसके बाद आप इसका नाइट्रेशन कराओगे, राइट. तो इसके नाइट्रेशन के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो इसका हम नाइट्रेशन करेंगे concentrated nitric acid से, then you will get a picric acid in a good yield. अच्छी खासी मात्रा में आपको पिक्रिक एसिड मिलेगा. दिस बोथ विल बी कन्वर्टेड टू NO2 और एक NO2 और यहाँ पे आएगा, राइट. तो दिस विल गेट द पिक्रिक एसिड इन अ गुड यील्ड. यील्ड इज गुड. चलो कंप्लीटेड क्विकली. चलिए दूसरा रिएक्शन है हैलोजिनेशन प्रोसेस. द सेकंड इज हैलोजिनेशन. तो फिनॉल को हम नॉर्मली ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे, राइट. तो बेंजीन रिंग के अंदर Br ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा. बट यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन के कंडीशन क्या है, राइट. क्या डिपेंड करता है, रिएक्शन के कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि आपने ब्रोमीन से रिएक्ट कराया इन अ लेस पोलैरिटी मीडिया जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4, तो फिर खाली मोनोब्रोमिनेशन होगा, मतलब एक ही ब्रोमीन आएगा बेंजीन रिंग के अंदर. पर अगर आपने वही ब्रोमीन को ज़्यादा पोलर मीडिया में ले लिया जैसे कि ब्रोमीन इन वाटर, वाटर इज अ मैक्सिमम पोलर मीडिया, तो वहाँ पे एक साथ 3 जगह पे ब्रोमीन लग जाएंगे एंड यू विल गेट द वाइट प्रेसिपिटेट. चलिए लिखते हैं इसके रिएक्शन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज ब्रोमीन रिएक्ट विथ फिनॉल
इन लेस पोलर मीडिया, मीडिया कैसा रहेगा, लेस पोलर मीडिया रहेगा, राइट। लेस पोलर मीडिया कैन बी क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइसल्फाइड also at low temperature to give monosubstituted product. Monosubstituted product, what does it mean? So phenol, अरे Br कहाँ पहले से आ गया, फिनॉल, इसका आप रिएक्शन करोगे ब्रोमीन के साथ, मीडिया रहेगा आपका कार्बन डाइसल्फाइड, टेम्परेचर कम रखेंगे ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, तो एक ही बार ब्रोमीन आएगा, मतलब रिंग के अंदर एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा। आइदर यू कैन गेट ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और यू विल गेट दी पैराब्रोमोफिनॉल, राइट। यू विल गेट ऑर्थोब्रोमोफिनॉल or you will get the para-bromophenol, and remember this para-bromophenol is always a major product. Para compound always major product रहता है because of the symmetricity of compound, and this orthobromophenol is minor compound. तो एक यहाँ पे एक ही जगह पे ब्रोमीन आया है, right, रिंग में, तो this is orthobromophenol and this is para-bromophenol. अब आपको एक ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हमने खाली बेंजीन का ब्रोमिनेशन किया था ना, खाली बेंजीन का, फिनॉल नहीं है, खाली बेंजीन के ब्रोमिनेशन के लिए आपको FeBr3 लेना पड़ता है कैटालिस्ट विच इज़ अ लुईस एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रीएजेंट है ना दैट इज़ Br2 इज़ नॉन पोलर कंपाउंड, दोनों ब्रोमीन ही है, राइट। तो उसको पहले आपको पोलर बनाने के लिए लुईस एसिड मीडिया लेना पड़ता है, बट यहाँ पे हमने कोई लुईस एसिड मीडिया नहीं लिया है, क्योंकि ऊपर जो OH है ना, ये OH खुद इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, राइट, कि बेंजीन रिंग ही वो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को पोलर करने के काबिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लुईस एसिड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हियर लुईस एसिड कैटलिस्ट FeBr3 is not needed to polarize Br2 मोलेक्यूल। पोलराइज का मतलब है कि जो आपका Br2 है ना, उसमें से एक को माइनस करना पड़ेगा, दूसरे को प्लस करना पड़ेगा, और जो Br प्लस होगा ना फिर वो बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, जो पॉजिटिव स्पीसीज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और रिंग पे अटैक करेगा। यहाँ पे तो न्यूट्रल है, तो उसको पहले पोलर करना पड़ेगा, तो वो काम आप FeBr3 से करवाते थे नॉर्मली, right? Okay, here the Lewis acid catalyst FeBr3 is not needed to polarize the Br2. Why not needed? Because OH group activate the phenyl ring enough to polarize the Br2. तो यहाँ पे बेंजीन रिंग ही इतना एक्टिव हो जाएगा कि वही ब्रोमीन को पोलराइज कर देगा, आपको FeBr3 का काम नहीं है। तो ये पहला हो गया बच्चों मोनोब्रोमिनेशन, जहाँ पे हम ब्रोमीन फिनॉल का रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ, मीडियम रहेगा आपका नॉन पोलर या लेस पोलर मीडिया, टेम्परेचर भी कम रखना है, एक ही जगह पे ब्रोमीन आएगा, या तो ऑर्थो या तो पैरा वाला रहेगा मेजर प्रोडक्ट, FeBr3 का काम यहाँ पे नहीं है। चलिए, अगर आपने रिएक्शन करा दिया विद ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का मतलब है पहले आप ब्रोमीन गैस को पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाओगे और फिर आप उसको फिनॉल में ऐड करोगे, क्या होगा? तो यहाँ पे हो गया आपका Br2 वाटर, ना वाटर इज हाईली पोलर मीडिया, राइट। तो यहाँ पे एक साथ 3 जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा, फिनॉल, दोनों ऑर्थो पोजीशन भर जाएंगे और पैरा भी भर जाएगा, तो आपको एक साथ 3 जगह पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल विच इज ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट कलर का कंपाउंड है जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, राइट। दिस इज द वाइट कलर कंपाउंड विच विल बी प्रेसिपिटेट। चलो फटाफट करो। चलिए, तीसरा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको नेमिंग रिएक्शन पूछे जाते हैं कि राइट दिस कॉल्बेज रिएक्शन और रिमर-टिमान प्रोसेस और वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ऐसे नेमिंग वाले रिएक्शन आपको खास करके गौर करना है। तो अभी हम तीसरा रिएक्शन देखेंगे, एंड द थर्ड रिएक्शन इज
कॉल्बेज रिएक्शन। चलिए कॉल्बे रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या है पहले वो दिमाग में डाल लो। कॉल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड। क्या बनाता है ये? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का मतलब है बेंजीन के ऊपर OH और COOH आजू बाजू में। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। क्या है भाई? ये आपका सैलिसिलिक एसिड है जहाँ पे बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप है, OH एंड COOH आजू बाजू में। ठीक है, चलिए कैसे करना है रिएक्शन, पहले मैं रिएक्शन बता देता हूँ आपको, उसके बाद उसके स्टेटमेंट लिखेंगे। सो विल बी स्टार्टिंग विथ फिनॉल। राइट, हमने शुरुआत कहाँ से किया? फिनॉल से किया। हम इस फिनॉल का रिएक्शन कराने वाले हैं विद NaOH। किससे रिएक्शन कराएंगे? फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। वी नो दैट फिनॉल इज एसिडिक, बेस से रिएक्ट करेगा, H+ को एमिट कर देगा ये, और ये बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड ONA। राइट, अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ना, वो फिनॉल के कंपेयर में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। सोडियम फिनॉक्साइड इज more activated, you can say the sodium phenoxide is more activated compare to the original phenol, right? इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव है तो ये ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कर लेंगे। ओके, और देन यू विल फॉलोड इट बाय द एसिड, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बेस लिया था तो न्यूट्रल करने के लिए आप एसिड डालोगे, यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। चलो ओके, तो इसके अंदर हम किससे रिएक्शन कराएंगे? पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, राइट, एंड देन इट इज फॉलोड बाय द रिएक्शन विथ एसिड। 2 रिएक्शन है, पहले में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन क्यों करेगा? बिकॉज अभी आपका रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्ट कर लेगा, फॉलोड बाय द रिएक्शन विथ एसिड। चलिए इससे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा COOH और ये ONA का हो जाएगा OH, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, दिस इज बेंजोइक एसिड which is also called as salicylic acid. It is also called as what? Salicylic acid, right? चलो तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि this phenoxide is highly reactive. Phenoxide is highly reactive towards electrophilic. It is highly reactive towards electrophilic substitution reaction which react with weak electrophile, such as carbon dioxide, right? It will react with a weak electrolyte such as carbon dioxide to give this product which is salicylic acid. It will give you this product which is salicylic acid. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एकदम आसान सा रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन हम करेंगे फिनॉल का NaOH के साथ, बना सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे भी लिख देते हैं दिस इज हाईली रिएक्टिव। इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव है कि वो CO2 से भी रिएक्ट कर लेगा। CO2 बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो भी वो रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिवली चार्ज होगा। इसके ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना कि CO2 जैसा मॉलिक्यूल जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल वो भी अटैक कर लेगा, फॉलोड बाय द एसिड मॉलिक्यूल, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द कंपाउंड, राइट? आपको इसको समझना है ना। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे होता है, पुराना टेक्स्ट बुक में दिया था। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, आपको वो लिखना नहीं है, खाली समझ लो। दिस इज O- Na+। पहले आप CO2 से रिएक्शन कराते हो, राइट? तो पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा OCOONA, यहाँ पे बीच में CO2 घुस जाएगा, ठीक है? देन इट इज फॉलोड बाय द रीअरेंजमेंट प्रोसेस। फिर ये रीअरेंजमेंट होगा, ऊपर हो जाएगा आपका OH और यहाँ पे COONA इधर आ जाएगा, एंड देन इट इज फॉलोड बाय द एसिड। तो आपका जो Na है वो निकल लेगा और उसकी जगह पे H आ जाएगा। ये एक्चुअली ओवरऑल रिएक्शन होता है। यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन साथ में दे दिए तो हम भी साथ में ही लिखेंगे, हम ऐसा कुछ लिखने वाले नहीं हैं। हम लिखेंगे भाई कि ये फिनॉक्साइड को सीधा रिएक्ट कराओ CO2 के साथ, फिर एसिड के साथ, ऊपर OH, बाजू में COOH, वार्ता खत्म। दिस इज द कॉल्बेज रिएक्शन। बोलो अभी आप ये सैलिसिलिक एसिड कहीं पे देख चुके हो?
कहाँ पे देखा था? सैलिसिलिक एसिड आप देख चुके हो, उसका इंपॉर्टेंट यूज़ आपने सीखा था सैलिसिलिक एसिड का। तो सैलिसिलिक एसिड का जब आप एसाइलेशन करते हो ना, फिनॉल के एसाइलेशन में था ये, सैलिसिलिक एसिड का जब आप एसाइलेशन करोगे ना तो आपको मिलता है एस्पिरिन। याद करो, ये पढ़ चुके हो आप, एस्पिरिन मिलता है दवाई, राइट, विच इज़ एंटीपायरेटिक, राइट। जब बुखार बुखार आता है ना तब वो दवाई यूज़ करते हैं एस्पिरिन। ओके, तो मैं खाली यहाँ पे एक हिंट लिख देता हूँ कि ये जो आपका सैलिसिलिक एसिड है इसका एसाइलेशन करो। एसाइलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं CH3COCl, राइट। एसाइलेशन करोगे ना तो ये ऊपर जो OH है उसकी जगह हो जाएगा OCOCH3 और ये रहेगा एज इट इज़, दिस इज एस्पिरिन। दवाई है ये आप सीख चुके हो, बट याद कौन रखे, सीखते हम भूलने के लिए है। हाँ, चलो नेक्स्ट। ऐसा ही दूसरा नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ रिमर्टिमान। एक तो इसके स्पेलिंग इतने भयंकर होते हैं ना, हमारे गुजराती हिंदी के नाम तो कितने सिंपल होते हैं, रमेश, महेश, कोई टेंशन ही नहीं होता है, कभी गलती नहीं होती लिखने में। इनके तो इतने खतरनाक स्पेलिंग होते हैं ना। रिमर्टिमान रिएक्शन, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए, रिमर्टिमान में प्रोडक्ट क्या बनता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है सैलिसाल्डिहाइड। प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्या बनता है प्रोडक्ट, सैलिसाल्डिहाइड बनता है आपका प्रोडक्ट, राइट। सैलिसाल्डिहाइड का मतलब है फिनॉल तो है ही और बाजू में एल्डिहाइड है। कौन है बाजू में? एल्डिहाइड है। सैलिसिलिक एसिड में बाजू में COOH था और यहाँ पे बाजू में है CHO, अरे सैलिसाल्डिहाइड। चलिए, करना क्या है आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम फिनॉल को एक साथ दो रीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। हम फिनॉल को एक साथ दो रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। एक होगा एक्वियस NaOH, दूसरा होगा क्लोरोफॉर्म। दो रिएजेंट एक साथ में डालेंगे फिनॉल में, एक्वियस NaOH भी डालेंगे, क्लोरोफॉर्म भी डालेंगे, राइट। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें एक साथ में होगी। देखो, NaOH तो अपना काम करेगा, फिनॉल के OH के साथ जाके अटैक कर लेगा, है ना, जैसे नॉर्मली होता है। फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है और ये बन जाएगा ONA। क्या बन जाएगा ये? ONA। तो ये क्लोरोफॉर्म क्या करेगा पता है? क्लोरोफॉर्म ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बनाएगा बेंजाल ग्रुप CHCl2। क्या बनाएगा ये? CHCl2। दिस इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बनेगा ये? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो रिएक्शन एक साथ में हुआ है, राइट। दो रिएक्शन एक साथ में हुआ है। पहला रिएक्शन OH ने NaOH से रिएक्शन किया, ऊपर बना ONA, एंड क्लोरोफॉर्म ग्रुप ऑर्थो पे आएगा, विल फॉर्म देयर CHCl2। दिस इज कॉल्ड एज बेंजाल ग्रुप। ओके, चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका करना है आपको हाइड्रोलिसिस विद NaOH। इसका हाइड्रोलिसिस करो NaOH से, वापस दो जगह रिएक्शन करेंगे एक साथ में, एंड विल फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। ONA विल अगेन बिकम OH और ये CHCl2 जो है ना वो हो जाएगा CHO, एंड दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड, सॉरी सैलिसाल्डिहाइड। विच इज ऑल्सो रिटर्न एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी benzaldehyde. This can also be written as orthohydroxy benzaldehyde, राइट। यहाँ पे इन लोगों ने दो अलग अलग स्टेप लिखे हैं, दो अलग अलग स्टेप यहाँ पे लिखे हैं, हम भी दो स्टेप लिख देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले NaOH CHO बनाएगा, कीप इट एज इट इज, एंड फाइनली एसिडिफाई करो इसको, तो ऊपर वापस आपका हो जाएगा OH ग्रुप। दो स्टेप लिखा है, तो साथ में ही लिख दिया होगा। तो ये हो गया OH और ये हो गया CHO, राइट। चलो देखते हैं वापस एक बार प्रोसेस करना क्या है वो। तो फिनॉल को हम रिएक्शन कराएंगे एक्वियस NaOH के साथ, साथ में क्लोरोफॉर्म के साथ। इससे क्या होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर ऑर्थो पोजीशन पे बेंजाल ग्रुप आएगा। क्या आएगा? ऑर्थो पोजीशन पे बेंजाल ग्रुप आएगा CHCl2, राइट। जिसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे NaOH के साथ तो वो बेंजाल ग्रुप बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO, एंड फाइनली एसिडिफिकेशन कर लो, ONA will become OH and that is your required product, that is this is the product, सैलिसाल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड।
चलो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखा है टेक्स्ट बुक में, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, यू कैन से फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म in the presence of sodium hydroxide, CHO group is introduced at ortho position of benzene. You can see CHO group is introduced at ortho position of the benzene. This reaction is known as Remer-Timman process. The intermediate substituted benzyl chloride is hydrolyzed in the presence of alkali. क्या लिखा है, ये इंटरमीडिएट है ना, दिस इज बेंजाल क्लोराइड, राइट. सो दिस इंटरमीडिएट सब्सटीट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड, सब्सटीट्यूटेड क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक सब्सटीट्यूटेड भी है, ONA है, दिस इज बेंजाल क्लोराइड और ऊपर ONA है, तो दिस इज सब्सटीट्यूटेड बेंजाल क्लोराइड, जिसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे विद NaOH, right, and you will get the product which is you require is hydrolyzed in the presence of alkali to produce the salicylaldehyde. चलिए हम भी स्टेटमेंट एज इट इज लिख देते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको मेन इसका ही मार्क मिलना है रिएक्शन का. बट कई बार जब आप ज़्यादा मार्क क्रॉस कर जाते हो ना, करीब 85-90 आजू बाजू पहुँच जाते हो ना, तो फिर चेक करने वाला आपकी गलतियाँ ढूंढना चालू करता है. पहले वो ये ढूंढता है कि सही कहाँ पर हो. नॉर्मली जब पेपर चेकर होता है ना, तो वो पहले ऐसे चेक करता है कि भाई तुम सही कहाँ पर हो, तुम्हें मार्क कहाँ पे दिए जाए. और फिर जब बहुत मार्क आने लगते हैं ना, तो नज़रिया बदल जाता है, फिर ये लोग ढूंढते हैं मार्क कहाँ पे काटे जाए, और वो स्टेज बहुत डेंजर होता है. तब आपको बहुत परफेक्शन के साथ लिखा होना चाहिए. मैं लिखता था बहुत परफेक्शन के साथ, मेरा आधा मार्क भी नहीं कटता था. ठीक है, चलो स्टेटमेंट इसका, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल with chloroform, that is CHCl3, नाम लिख देंगे chloroform, in the presence of aqueous NaOH. ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा. CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड at ortho position of the ring, right, this is called as Remer-Timman process. चलिए इंटरमीडिएट में क्या हुआ, जो आपका इंटरमीडिएट है, this is substituted बेंजाल क्लोराइड, ये वाला कंपाउंड ना इंटरमीडिएट को ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे कहते हैं बेंजाल क्लोराइड, और यहाँ पे ऊपर सब्स्टिट्यूशन है ONA का, राइट. इसका हमने क्या किया, दिस इज हाइड्रोलाइज्ड, पानी डाला उसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, एंड इट विल प्रोड्यूस सैलिसाल्डिहाइड, इट विल प्रोड्यूस सैलिसाल्डिहाइड, राइट. ठीक है, वापस एक बार स्टेटमेंट क्विकली एकदम, फिनॉल क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इस रिएक्शन से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपका CHO ग्रुप आ चुका है. क्या आ चुका है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपका CHO ग्रुप आ चुका है. दिस इज कॉल्ड एज सैलिसाल्डिहाइड, प्रोसेस इज कॉल्ड एज Remer-Timman प्रोसेस. ठीक है, एंड व्हाट नेक्स्ट यू आर गोइंग टू डू, एक और स्टेटमेंट आप लिखोगे, ये जो इंटरमीडिएट है आपका बेंजाल कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन के साथ, राइट, इसका आपको करना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस विद अल्कली, यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट सैलिसाल्डिहाइड. दो स्टेटमेंट आपको लिखना है. चलिए बच्चों अगला रिएक्शन देखेंगे, फिनॉल का रिएक्शन विद जिंक डस्ट. क्या होगा, फिनॉल का जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन विद जिंक डस्ट, सबसे आसान रिएक्शन यही है जो कोई भूल ही नहीं सकता कभी भी. तो फिनॉल जब रिएक्शन करेगा जिंक डस्ट के साथ, थोड़ा गर्म करना है आपको, तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को उड़ा लेगा, तो बचा खाली बेंजीन. कौन बचा, खाली बेंजीन बचा. तो फिनॉल जब जिंक डस्ट के साथ गर्म करोगे तो यू विल गेट बेंजीन, वो निकाल देना ऊपर से. अब ये मत पूछना कि सर H कहाँ गया, कहाँ गया H, वो निकला ना, H कहाँ गया. तो बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन के पास एक एक H होता ही है, तो उसको लिखने का काम नहीं है आपको. दिस इज बेंजीन रिंग, ओके. तो फिनॉल को जैसे ही आप जिंक डस्ट के साथ गर्म करोगे तो इट विल गिव यू दी बेंजीन. नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल. तो फिनॉल को ऑक्सीडाइज करना है, खाने का खेल नहीं है. यू रिक्वायर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज सोडियम डाइक्रोमेट्स Na2Cr2O7, दैट टू इन एसिडिक मीडिया, दैट विल प्रोड्यूस क्रोमिक एसिड फर्स्ट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फिनॉल
देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए क्रोमिक एसिड, डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो वी विल यूज़ सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट और साथ साथ में हम H2SO4 यूज़ करेंगे। दिस टू थिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़, ठीक है। चलिए, इससे क्या होगा, इससे आपका डाई कीटोन बनेगा विथ डाइन। क्या बनेगा, डाई कीटोन बनेगा विथ डाइन। दिस इज, you can write this compound is benzoquinone. This compound is benzoquinone. कौन सा कंपाउंड है ये, benzoquinone is this compound. This compound is benzoquinone, right? तो हम रिएक्शन लिख देते हैं, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड सीधा नहीं है हमारे पास, क्रोमिक एसिड होता है H2Cr2O7 जो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस मिक्सचर। विल गिव कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन एंड दैट इज कॉल्ड एज benzoquinone, which is called benzoquinone, right? ठीक है, चलो इसका IUPAC नेम लिख सकते हो क्या? लेट्स राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस। IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो 6 कार्बन का चेन है, साइक्लोहेक्स, 2 जगह इन दिख रहा है, डाइन, 2 जगह ऑन भी है, डाइऑन, राइट। एक इन निकाल देंगे, नंबरिंग करो, कीटोन से 1 लगेगा आपका, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 4 पे डाइऑन है, और इन कहाँ पर, एक 2 पे है, 3 4 5, 2 5, डाइन कहाँ पर है आपका, 2 5 पे है, तो इसका IUPAC नेम ऐसा बनेगा, साइक्लोहेक्स 2,5 डाइन 1,4 डाइऑन विच इज कॉल्ड एज बेंजोक्विनोन। चलिए एक और फैक्ट, अगर आपने फिनॉल के बॉटल को खुला रखा तो वो अपने आप ऑक्सीडाइज होगा और इस तरह के क्विनोन कंपाउंड बनेंगे विच आर ब्लैक इन कलर, तो धीरे धीरे वो फिनॉल सॉल्यूशन डार्क होता जाएगा अगर खुला रखा तो। ओके, सो फिनॉल if kept open will oxidize to quinone and become dark in color, तो वो डार्क हो जाएगा कलर में फिर, राइट। तो इसीलिए फिनॉल के बॉटल को खुला मत रखना, ठीक है, नहीं तो काला हो जाएगा वो फिनॉल बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। तो इतने रिएक्शन आपको फिनॉल के दिए हुए हैं। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम नाइट्रेशन, फिर आया ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के बाद आया आपका कॉलबेस प्रोसेस, फिर रिमर्टिमान, उसके बाद आया जिंक डस्ट, और आखिर में कौन सा रिएक्शन आया आपका, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए मैं पूरा एक ही बोर्ड के ऊपर समरी करा लेता हूँ आपको, आई होप इट इज़ कंप्लीटेड। चलिए लेट्स हैव अ क्विक समरी ऑन द बोर्ड, सारे रिएक्शन एक साथ में, अ क्विक समरी। चलिए फटाफट समरी, फिनॉल पे चले जाओ पहले, चल बच्चा। सबसे पहला डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला तूने, तो 2 प्रोडक्ट मिले, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये आपका मेजर प्रोडक्ट था, राइट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। मैं कुछ आगे डिटेल नहीं लिखूंगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो एक साथ 3 जगह पे NO2, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहेंगे इसे हम, पिक्रिक एसिड। चल अगर तूने ब्रोमीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 एट लो टेम्परेचर, तो एक ही जगह पे ब्रोमीन आएगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, या आपको मिलेगा पैराब्रोमोफिनॉल। पर अगर आपने ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो एक साथ 3 जगह पे ब्रोमीन वाइट प्रेसिपिटेट। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट, राइट। इसके बाद आपका रिएक्शन आया वो CO2 वाला रिएक्शन, उसमें 2 स्टेप था, कॉलबेस प्रोसेस लिख रहा हूँ शॉर्ट में मैं। पहले था NaOH, दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। 3 स्टेप इनफैक्ट ओवरऑल होंगे,
और आपको एक डायरेक्ट प्रोडक्ट पे बना के दे देता हूँ सैलिसिलिक एसिड, कॉल बेस रिएक्शन, राइट। देन रिमर्टिमान, रिमर्टिमान में पहले आपने डाला NaOH एंड CHCl3, पहले स्टेप में NaOH के साथ CHCl3, और फिर दूसरे स्टेप में आपने डाला वापस एक्वियस NaOH, और फिर वापस एक और स्टेप आया जिसमें आपने एसिड ऐड किया था। इतना सब कुछ करने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है सैलिसाल्डिहाइड, राइट, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन जिंक डस्ट, जिंक डस्ट गरम करो, इट विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन। लास्ट वन ऑक्सीडेशन, Na2Cr2O7 H2SO4, ऑक्सीडेशन करो, ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा बेंजोक्विनोन। तो इतने रिएक्शन है फिनॉल के जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए, मैंने सारे एक ही साथ आपको समराइज करके दे दिए ताकि आपको रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फिनॉल। चलिए इससे जुड़े हुए एक दो इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, सॉल्ट एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है। ओके, लेट्स कीप दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।